जय गुरु जोहार। मैं अमृता दत्ता, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज की ये लेसन है अंडरस्टैंडिंग भारतवर्ष। ये एनईपी का एक लेसन है, लेक्चर नंबर 62। और मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसा लेसन है जिसमें हम अपने भारतवर्ष के बारे में जान पाएंगे, भारतवर्ष का विस्तार और भारतवर्ष का नाम, भारतवर्ष कैसे करके पड़ा, इसके बारे में पहली जानकारी होगी। साथ ही साथ हमें इसमें ये भी जानने को मिलेगा कि भारतवर्ष में भारतवर्ष का जो हिंदू मान्यता थी वो क्या थी, दूसरी कि जैन मान्यता में इसके बारे में क्या बताया गया है। जम्मू द्वीप जो आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, इसका नाम जम्मू द्वीप कैसे करके पड़ा, इंडिया कैसे करके पड़ी, हिंदुस्तान, यंतु, ये सब नाम भारतवर्ष का कैसे करके पड़ा। तो ये सारे पॉइंट्स को मैं इस पूरे स्लाइड में आपको समझाऊंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भारत का जो प्राचीन नाम या फिर 1000 से 6000 ईसा पूर्व में जब उत्तर वैदिक काल थी, उस टाइम भी इसका नाम भारतवर्ष ही पड़ा था। यानी कि भारत सदियों से एक अज्ञात देश तो रहा ही है, साथ ही साथ यूनानी, रोमन वृत्तांतों से मिलते जुलते इनका नाम अलग अलग नामकरण में परिवर्तित हुआ। जैसे कि हम वास्को डी गामा का नाम जानते ही हैं, जो भारत की खोज करने आए। पूर्ण जागरण के परिणाम स्वरूप भारत का संपर्क यूरोप से हुआ। यूरोपवासी भारत की स्थिति के विषय में दिलचस्पी लेने लगे। गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों यानी कि जेसुइस्टों या फिर जेसुइटों ने पहली बार 16वीं शताब्दी के मध्य में छापाखाना लगाया। इसमें पुस्तकों के प्रकाशन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। साथ ही साथ 16वीं 17वीं शताब्दी में तमिल, कोंकणी, मलयालम भारत में अनेक पुस्तकें छापी गई, परंतु सामान्यतः ये इतिहास से संबंध नहीं थे। ऐतिहासिक ग्रंथों के प्रति रुचि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पड़ी। इसका श्रेय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अनेक पदाधिकारियों को भी पड़ा। और साथ ही साथ इससे पहले अगर जाएं तो कुछ ऐसे भी काल आए जिसमें अनेक ग्रंथों की रचना की गई, जिनमें पुराण, महाकाव्य, ब्राह्मण ग्रंथ आदि प्रमुख रहे। इन ग्रंथों से हमें भारत के अन्य प्राचीन नाम भारतवर्ष की भी जानकारी मिली। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि इसमें पुराणों में मुख्यतः वायु पुराण व मत्स्य पुराण में भी इसका नाम उल्लेखित है। साथ ही साथ वेद व्यास कृत महाभारत नामक महाकाव्य में भी इसे हमें भारतवर्ष नाम का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त पन्नी के अष्टाध्यायी व अन्य ग्रंथों में भी हमें भारतवर्ष का नाम या इसकी जानकारी प्राप्त हुई। अभिलेखों में भारतवर्ष सबसे प्रथम बार खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख या फिर बोल सकते हैं खारवेल का अभिलेख में इसका नाम उल्लेखित किया गया। इसमें प्राकृत भाषा में भारतवर्ष अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी आता है। भारतवर्ष कहाँ पर किस भाषा में लिखी गई है। तो इनफैक्ट ये कुछ ऐसे आपको नाम देखने को मिलेगा, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, महाभारत, महाकाव्य, पन्नी के अष्टाध्यायी, इसमें हर एक जगह में भारत का नामकरण आपको देखने को मिलेगा। अब हमें ये जानना है कि भारतवर्ष का नाम क्यों भारत पड़ा। आखिर वर्तमान भारत देश का नाम प्राचीन समय में भारतवर्ष कैसे पड़ा, और संबंध में इसके दो अत्यंत प्रचलित मान्यताएं हैं। पहली मान्यता ये है कि प्राचीन भारत में भारत भूमि पर पौरव वंश के राजा भरत शासन करते थे। भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। उनके वीरता के विषय में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भरत बचपन में शेरों के मुंह फैलाकर उनके दांत गिनते थे और उनके साथ खेलते थे। यही भरत ने उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतीय
उपमहाद्वीप के क्षेत्र पर शासन किया। यही क्षेत्र प्राचीन काल में भारतवर्ष कहा गया तथा यहाँ रहने वाले लोग भारत की संतति, यहाँ पर रहने वाले लोग भारत की संतति कहे जाते थे। तो इसी तरह से अनेक मान्यताओं में उनके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि दूसरी जैन मान्यता में इसके बारे में बताया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप के नाम भारतवर्ष भारत के नाम पर तो पड़ा, किंतु ये भरत दुष्यंत पुत्र भरत नहीं बल्कि ऋषभदेव पुत्र भरत थे। हम ये भी जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे और जिनमें सबसे प्रथम तीर्थंकर व जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, जिनमें बड़ा पुत्र भरत तथा छोटा पुत्र गोमतेश्वर यानी बाहुबली था। यानी ये नाम इनके छोटे पुत्र को दिया गया है। इसी ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े बेटे का नाम भरत के नाम पर ही भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। साथ ही साथ हमें इस स्लाइड में यह भी देखने को मिलेगा कि भारत को प्राचीन काल में किन नामों से जाना जाता है। तो ये जो नाम आप देख पा रहे हैं, अंजनाभवर्ष और हेमवर्त, ये अक्सर जेपीएससी के एग्जाम्स में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है ये कि हेमवर्त कैसे करके पढ़ा। तो मैं आपको बताऊं कि पुराणों में भारत के प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख तो मिलता ही है, साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि भरत राजा के पूर्व अर्थात भारतवर्ष का नाम अंजनाभवर्ष या अंजनाभ खंड या फिर हेमवर्त वर्ष हुआ करता था। यह भारत की अति प्राचीन नाम में जाना जाता है। अब यहाँ पे और एक नाम आता है जम्मूद्वीप। ये भी सवालों में आते हैं कि जम्मूद्वीप किस तरह से जम्मूद्वीप नाम पड़ा या फिर जम्मूद्वीप है क्या, ये क्या भारत का ही दूसरा नाम है। तो ये भी एक नाम है। जैसे कि विश्व के महान देशों में शामिल भारत के प्राचीन काल के एक समय में जम्मूद्वीप या फिर जमदूब द्वीप, हालांकि ये भी नाम है कि नाम से भी जाना जाता। हो सकता है कि राइटिंग में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन और राइटिंग शायद डिफरेंट हो, लेकिन भारत का जम्बूद्वीप नाम हमें पुराणों में भी मिलता है। साथ ही साथ जम्बूद्वीप नाम हमें अशोक द्वारा स्थापित कराए गए अभिलेखों में भी मिलता है, जो कि ब्रह्मी व खरोष्ठी लिपि में पूरे भारत के विभिन्न भागों में उत्कीर्ण कराए गए थे। बौद्ध ग्रंथों में मौर्य वंश द्वारा शासित क्षेत्र को जम्बूद्वीप भी कहा गया है, क्योंकि मौर्य शासक अशोक का शासन क्षेत्र संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप हुआ करता था। अतः बौद्ध ग्रंथों में भी भारत का प्राचीन नाम जम्बूद्वीप कहा गया है। यदि बात किया जाए तो भारत के जम्मूद्वीप नाम पड़ने के कारण ही ऐसा कहा गया है कि इस क्षेत्र में जम्बू यानी कि जामुन के वृक्षों की अधिकता के कारण इस देश को जम्बूद्वीप या फिर जम्बूद्वीप नाम से उद्बोधित किया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं कि भारत का प्राचीन नाम इंडिया कैसे करके पड़ा। नॉर्मली अभी भी हम लोग भारत, इंडिया, हिंदुस्तान यही नामों से भारत को जानते हैं, पर अभी हम लोग भारत को मिनिस्ट्री ऑफ जितने भी आपके मिनिस्ट्री वर्क हो रही है, अब इंडिया का नाम भारत में इंडिकेट किया जा रहा है। इनफैक्ट भारत के ही नाम से सारे लेटर्स तैयार हो रहे हैं। तो प्राचीन काल में भारत को इंडिया नाम से भी जाना गया है। भारत को इंडिया नाम देने का कार्य यूनानियों यानी ग्रीक्स ने किया। भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया। यह आक्रमण यूनानी शासक सिकंदर, जिसे सिकंदर महान भी कहा गया है, उनके नेतृत्व में किया गया था। बता दें कि यूनानी भाषा में ये जो उच्चारण है स का उच्चारण नहीं होता था, अतः उन्होंने सिंधु नदी को इंदु नदी कहकर संबोधित किया। इसी इंदु शब्द से सिंधु नदी को उन्होंने इंडस नाम दिया गया, इसलिए आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशंस भी पढ़ते हैं। तथा भारत की इसी इंडस के नाम से इंडिया नाम दिया गया, जो कि आज भी जाना जाता है।
नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि भारत का नाम और किस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो भारत का और कई नाम दिया गया है, जैसे कि भारत के अन्य नामों में हिंदुस्तान भी है। भारत प्राचीन काल में एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि हिंदुस्तान। भारत को हिंदुस्तान नाम ईरानियों फारसियों ने दिया। गौरतलब है कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने का श्रेय भी ईरानियों को ही दिया गया है। उन्होंने 6ठी सदी ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करने में सफलता प्राप्त की। उस समय भारत का भौगोलिक विस्तार पश्चिमोत्तर भारत की सिंधु नदी तक हुआ करता था, अर्थात मध्य एशिया या ईरान की ओर से जाने पर सिंधु नदी ही भारत की सीमा होती थी, और ऐसा कहा जाता था कि सिंधु के पूर्व की ओर का क्षेत्र भारत हुआ। साथ ही साथ ईरान भाषा में या फिर ईरानी भाषा में इस स का उच्चारण आप देख पा रहे होंगे, इसमें इस स का उच्चारण स से किया गया। स का उच्चारण ह किया जाता था, अतः ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी नाम से संबोधित किया। चूंकि सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को उन्होंने सिंधु का प्रदेश अथवा सिंधुस्तान कहना चाहते थे और वे सिंधु को हिंदू कहते थे, अतः उन्होंने सिंधुस्तान को हिंदुस्तान कहा। तो इसी तरह से हालांकि ये बहुत सारे ऐसे अनगिनत भारत के बारे में किंवदंतियां भी रही हैं, भारत के विषय में जानकारी भी मिली है कि किस तरह से इनका नाम अलग अलग तरीके से परिवर्तित किया गया, पर अब हमारे भारत का नाम भारत ही पड़ा। प्राचीन भारत के नाम में यिंतु ये भी एक ऐसा है जिसके बारे में अक्सर चीनियों द्वारा बोली गई है। यिंतु प्राचीन काल में भारत में या फिर प्राचीन काल में चीनियों द्वारा दी गई ये नाम यिंतु, गौरतलब है कि ये चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा दी गई थी, जो विदेशी यात्री या विदेशी साहित्यिक, ये भी आप बोल सकते, इतिहासकार भी बोल सकते हैं, जिन्होंने भारत के बारे में कई विशेष बातों को सामने रखा, जिसने ग्रंथ CU की, ये आपके ग्रेजुएशन के ऑब्जेक्टिव में आता है कि CU की रचना किसने की। और हर्षवर्धन के शासनकाल में भी वो भारत आए। उसने व अन्य चीनी यात्रियों ने भारत को उस समय यिंतु कह के, यिंतु ये याद रखिएगा क्योंकि यिंतु अक्सर पूछा भी जाता है कि किनके काल में यिंतु नाम रखा गया, किसने रखा, क्यों रखा गया, से संबोधित किया गया। अन्य चीनी विद्वान इत्सिंग, इनका भी नाम आप लोगों को बहुत बार सुनने को भी मिलेगा और फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव में भी आएगी। इत्सिंग भी भारत को आर्य देश कहा करते थे। भारत के अन्य नाम हिंद भी है, जो अभी भी बोली जाती है कि हिंद प्रदेश। भारत को मध्यकाल में एक अन्य नाम से भी पुकारा गया। यह हिंद नाम 13वीं से 14वीं सदी के विद्वान अमीर खुसरो द्वारा दिया गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य ये था और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो ने भारत को न केवल हिंद नाम से संबोधित किया, बल्कि उसने हिंद अर्थात भारत को पृथ्वी का स्वर्ग, मैं आपको बता दूं ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है और मैं सिर्फ ग्रेजुएशन में ही आए इस हिसाब से मैंने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को नहीं बनाया, क्योंकि मैं ये जानती हूं कि ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे ही। अगर नहीं आते हैं तो आपके ये सवाल इंटरव्यूज में आएंगे कि पृथ्वी का स्वर्ग या फिर हिंद या फिर जम्मू द्वीप, ये सब नाम किस तरह और किनके द्वारा पाई गई या फिर मिली। तो ये सब चीजें आपको बहुत सारे एरियाज में सुनने को, बोलने को, जानने को मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान में स्वीकृत नाम। इंडिया या भारत को प्राचीन काल से ही हम अनेक नामों से जानते हैं, जिनमें से कुछ वर्णन उपयुक्त किए भी गए हैं स्लाइड में। इन सभी नामों में भी भारतीय संविधान द्वारा भारत के सिर्फ 2 नाम स्वीकार किए गए, जिसका जिक्र अभी इंडिया और भारत, जो मैंने हर स्लाइड में आपको बोला कि अब हमारे देश का नाम भारत है और हम बहुत प्राउड से इसे भारतवर्ष के नाम से उल्लेखित करते हैं।
इंडिका का प्रयोग मेगास्थनीज ने भी किया। यह लंबे समय तक पाटलिपुत्र में भी आगे बढ़ा। साथ ही साथ उन्होंने बक्त्र, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इनका नाम बक्ट्री, बैक्ट्रिया, गंधा, तक्षशिला, टेक्सला इलाकों से गुजरा। इनफैक्ट यहाँ हिंद, हिंद यूनान या फिर हिंदवान, हिंदू जैसे शब्द प्रचलित भी किए गए। ग्रीक स्वतंत्र या फिर ये बोल सकते हैं कि इनके अनुरूप इंडस, इंडिया जैसे अनेक रूप ग्रहण किए गए। यह ईसा से 3 सदी और मोहम्मद से 10वीं सदी पहले इनकी बात की गई है। जहां तक जम्मू द्वीप की बात है, यह सबसे पुराना नाम है। आज के भारत या फिर आर्यवर्त, भारतवर्ष से भी बड़ा है, परंतु ये तमाम विवरण बहुत विस्तार से की गई है। इसका गहन शोध चल सके, इसका भी अध्ययन करना सुविधाजनक होगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे ऐसी आपको बातें निकल जाएंगी कि इसका नाम जामुन फल से संस्कृत में जम्मू से का किया गया। अनेक उल्लेखित जगह में केंद्रीय भूमि यानी भारत के अन्य किसी काल में जामुन के पेड़ को भी बहुलता दी गई थी, इसलिए भी उनको जम्मू द्वीप। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत मैंने आपको हर स्लाइड में कुछ ना कुछ बताने की प्रयास किया है कि नाम का कुछ ना कुछ एक दूसरे से लिंक था, जिसके वजह से इसका नाम जम्मू द्वीप, जम्मू, भारत, इंडिया, यिंतु ये सारे नाम दिए गए। हालांकि मैं नेक्स्ट स्लाइड में और इस सारे बातों को और विस्तार से आप लोगों को बताऊंगी। हालांकि इतने में आप लोगों को ये समझ आ जाएगी कि भारतवर्ष का नामकरण बहुत सारी जगह में डिफरेंट रही, हर काल में, हर समय में परत बाय परत इसका नाम चेंज होते रहा। और साथ ही साथ इसका अभी भी नामकरण के इतिहास का शोध ग्रहण होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, और इनमें और सारी पहलुओं को ऐड करना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसे इतना ही विस्तार दे पा रही हूँ। होप सो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे और अच्छे से और विस्तार दे पाऊँ। धन्यवाद। जय गुरु। जय गुरु, जोहार। मैं अमृता दत्ता, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज की ये लेसन है अंडरस्टैंडिंग भारतवर्ष। ये NEP का एक लेसन है, लेक्चर नंबर 62। और मैं आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसा लेसन है जिसमें हम अपने भारतवर्ष के बारे में जान पाएंगे, भारतवर्ष का विस्तार और भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष कैसे करके पड़ा, इसके बारे में पहली जानकारी होगी। साथ ही साथ हमें इसमें ये भी जानने को मिलेगा कि भारतवर्ष में भारतवर्ष का जो हिंदू मान्यता थी वो क्या थी, दूसरी कि जैन मान्यता में इसके बारे में क्या बताया गया है। जम्मू द्वीप जो आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, इसका नाम जम्मू द्वीप कैसे करके पड़ा, इंडिया कैसे करके पड़ी, हिंदुस्तान, यिंतु, ये सब नाम भारतवर्ष का कैसे करके पड़ा। तो ये सारे पॉइंट्स को मैं इस पूरे स्लाइड में आपको समझाऊंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भारत का जो प्राचीन नाम या फिर 1000 से 6000 ईसा पूर्व में जो उत्तर वैदिक काल थी, उस टाइम भी इसका नाम भारतवर्ष ही पड़ा था। यानी कि भारत सदियों से एक अज्ञात देश तो रहा ही है, साथ ही साथ यूनानी, रोमन वृत्तांतों से मिलते जुलते इनका नाम अलग अलग नामकरण में परिवर्तित हुआ। जैसे कि हम वास्को डी गामा का नाम जानते ही हैं, जो भारत की खोज करने आए। पूर्ण जागरण के परिणाम स्वरूप भारत का संपर्क यूरोप से हुआ। यूरोपवासी भारत की स्थिति के विषय में दिलचस्पी लेने लगे। गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों यानी कि जेसुइस्टों या फिर जेसुइटों ने पहली बार 16वीं शताब्दी के मध्य में छापाखाना लगाया। इसमें पुस्तकों के प्रकाशन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई। साथ ही साथ 16वीं 17वीं शताब्दी में तमिल, कोंकणी, मलयालम भारत में अनेक पुस्तकें छापी गई, परंतु सामान्यतः ये इतिहास से संबंध नहीं थे। ऐतिहासिक ग्रंथों के प्रति रुचि
18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पड़ी। इसका श्रेय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अनेक पदाधिकारियों को भी पड़ा। और साथ ही साथ इससे पहले अगर जाएं तो कुछ ऐसे भी काल आए जिसमें अनेक ग्रंथों की रचना की गई, जिनमें पुराण, महाकाव्य, ब्राह्मण ग्रंथ आदि प्रमुख रहे। इन ग्रंथों से हमें भारत के अन्य प्राचीन नाम भारतवर्ष की भी जानकारी मिली। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि इसमें पुराणों में मुख्यतः वायु पुराण व मत्स्य पुराण में भी इसका नाम उल्लेखित है। साथ ही साथ वेद व्यास कृत महाभारत नामक महाकाव्य में भी इसे हमें महाभारतवर्ष नाम का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त पन्नी के अष्टाध्यायी व अन्य ग्रंथों में भी हमें भारतवर्ष का नाम या इसकी जानकारी प्राप्त हुई। अभिलेखों में भारतवर्ष सबसे प्रथम बार खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख या फिर बोल सकते हैं खारवेल का अभिलेख में इसका नाम उल्लेखित किया गया। इसमें प्राकृत भाषा में भारतवर्ष अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी आता है। भारतवर्ष कहाँ पर किस भाषा में लिखी गई है। तो इनफैक्ट ये कुछ ऐसे आपको नाम देखने को मिलेगा, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, महाभारत, महाकाव्य, पन्नी के अष्टाध्यायी, इसमें हर एक जगह में भारत का नामकरण आपको देखने को मिलेगा। अब हमें ये जानना है कि भारतवर्ष का नाम क्यों भारत पड़ा। आखिर वर्तमान भारत देश का नाम प्राचीन समय में भारतवर्ष कैसे पड़ा, और संबंध में इसके दो अत्यंत प्रचलित मान्यताएं हैं। पहली मान्यता ये है कि प्राचीन भारत में भारत भूमि पर पौरव वंश के राजा भरत शासन करते थे। भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। उनके वीरता के विषय में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भरत बचपन में शेरों के मुंह फैलाकर उनके दांत गिनते थे और उनके साथ खेलते थे। यही भरत ने उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र पर शासन किया। यही क्षेत्र प्राचीन काल में भारतवर्ष कहा गया तथा यहाँ रहने वाले लोग भारत की संतति कहे जाते थे। तो इसी तरह से अनेक मान्यताओं में उनके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे कि दूसरी जैन मान्यता में इसके बारे में बताया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप के नाम भारतवर्ष भरत के नाम पर तो पड़ा, किंतु ये भरत दुष्यंत पुत्र भरत नहीं बल्कि ऋषभदेव पुत्र भरत थे। हम ये भी जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे और जिनमें सबसे प्रथम तीर्थंकर व जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, जिनमें बड़ा पुत्र भरत तथा छोटा पुत्र गोमतेश्वर यानी बाहुबली था। यानी ये नाम इनके छोटे पुत्र को दिया गया है। इसी ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े बेटे का नाम भरत के नाम पर ही भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। साथ ही साथ हमें इस स्लाइड में यह भी देखने को मिलेगा कि भारत को प्राचीन काल में किन नामों से जाना जाता है। तो ये जो नाम आप देख पा रहे हैं, अंजनाभवर्ष और हेमवर्त, ये अक्सर जेपीएससी के एग्जाम्स में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है ये कि हेमवर्त कैसे करके पढ़ा। तो मैं आपको बताऊं कि पुराणों में भारत के प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख तो मिलता ही है, साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि भरत राजा के पूर्व अर्थात भारतवर्ष का नाम अंजनाभवर्ष या अंजनाभखंड या फिर हेमवर्तवर्ष हुआ करता था। यह भारत की अति प्राचीन नाम में जाना जाता है। अब यहाँ पे और एक नाम आता है जम्मूद्वीप। ये भी सवालों में आते हैं कि जम्मूद्वीप किस तरह से जम्मूद्वीप नाम पड़ा या फिर जम्मूद्वीप है क्या, ये क्या भारत का ही दूसरा नाम है। तो ये भी एक नाम है। जैसे कि विश्व के महान देशों में शामिल भारत के प्राचीन काल के एक समय में
जम्मूद्वीप या फिर जमदूब द्वीप, हालांकि ये भी नाम है कि नाम से भी जाना जाता है। हो सकता है कि राइटिंग में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन और राइटिंग शायद डिफरेंट हो, लेकिन भारत का जम्बूद्वीप नाम हमें पुराणों में भी मिलता है। साथ ही साथ जम्बूद्वीप नाम हमें अशोक द्वारा स्थापित कराए गए अभिलेखों में भी मिलता है, जो कि ब्रह्मी व खरोष्ठी लिपि में पूरे भारत के विभिन्न भागों में उत्कीर्ण कराए गए थे। बौद्ध ग्रंथों में मौर्य वंश द्वारा शासित क्षेत्र को जम्बूद्वीप भी कहा गया है, क्योंकि मौर्य शासक अशोक का शासन क्षेत्र संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप हुआ करता था। अतः बौद्ध ग्रंथों में भी भारत का प्राचीन नाम जम्बूद्वीप कहा गया है। यदि बात किया जाए तो भारत के जम्बूद्वीप नाम पड़ने के कारण ही ऐसा कहा गया है कि इस क्षेत्र में जम्बू यानी कि जामुन के वृक्षों की अधिकता के कारण इस देश को जम्बूद्वीप या फिर जम्बूद्वीप नाम से उद्बोधित किया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं कि भारत का प्राचीन नाम इंडिया कैसे करके पड़ा। नॉर्मली अभी भी हम लोग भारत, इंडिया, हिंदुस्तान यही नामों से भारत को जानते हैं, पर अभी हम लोग भारत को मिनिस्ट्री ऑफ जितने भी आपके मिनिस्ट्री वर्क हो रही है, अब इंडिया का नाम भारत में इंडिकेट किया जा रहा है। इनफैक्ट भारत के ही नाम से सारे लेटर्स तैयार हो रहे हैं। तो प्राचीन काल में भारत को इंडिया नाम से भी जाना गया है। भारत को इंडिया नाम देने का कार्य यूनानियों यानी ग्रीक्स ने किया। भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया। यह आक्रमण यूनानी शासक सिकंदर, जिसे सिकंदर महान भी कहा गया है, उनके नेतृत्व में किया गया था। बता दें कि यूनानी भाषा में ये जो उच्चारण है स का उच्चारण नहीं होता था, अतः उन्होंने सिंधु नदी को इंदु नदी कहकर संबोधित किया। इसी इंदु शब्द से सिंधु नदी को उन्होंने इंडस नाम दिया गया, इसलिए आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशंस भी पढ़ते हैं। तथा भारत की इसी इंडस के नाम से इंडिया नाम दिया गया, जो कि आज भी जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि भारत का नाम और किस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो भारत का और कई नाम दिया गया है, जैसे कि भारत के अन्य नामों में हिंदुस्तान भी है। भारत प्राचीन काल में एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि हिंदुस्तान। भारत को हिंदुस्तान नाम ईरानियों फारसियों ने दिया। गौरतलब है कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने का श्रेय भी ईरानियों को ही दिया गया है। उन्होंने 6ठी सदी ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करने में सफलता प्राप्त की। उस समय भारत का भौगोलिक विस्तार पश्चिमोत्तर भारत की सिंधु नदी तक हुआ करता था, अर्थात मध्य एशिया या ईरान की ओर से जाने पर सिंधु नदी ही भारत की सीमा होती थी, और ऐसा कहा जाता था कि सिंधु के पूर्व की ओर का क्षेत्र भारत हुआ। साथ ही साथ ईरान भाषा में या फिर ईरानी भाषा में इस स का उच्चारण आप देख पा रहे होंगे, इसमें इस स का उच्चारण स से किया गया। स का उच्चारण ह किया जाता था, अतः ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी नाम से संबोधित किया। चूंकि सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को उन्होंने सिंधु का प्रदेश अथवा सिंधुस्तान कहना चाहते थे और वे सिंधु को हिंदू कहते थे, अतः उन्होंने सिंधुस्तान को हिंदुस्तान कहा। तो इसी तरह से, हालांकि ये बहुत सारे ऐसे अनगिनत भारत के बारे में किंवदंतियां भी रही हैं, भारत के विषय में जानकारी भी मिली है कि किस तरह से इनका नाम अलग अलग तरीके से परिवर्तित किया गया, पर अब हमारे भारत का नाम भारत ही पड़ा। प्राचीन भारत के नाम में यिंतु ये भी एक ऐसा है जिसके बारे में अक्सर चीनियों द्वारा बोली गई है। यिंतु प्राचीन काल में भारत में या फिर प्राचीन काल में चीनियों द्वारा दी गई ये नाम यिंतु
गौरतलब है कि ये चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा दी गई थी, जो विदेशी यात्री या विदेशी साहित्यिक, ये भी आप बोल सकते, इतिहासकार भी बोल सकते हैं, जिन्होंने भारत के बारे में कई विशेष बातों को सामने रखा, जिसने ग्रंथ सी.यू. की, ये आपके ग्रेजुएशन के ऑब्जेक्टिव में आता है कि सी.यू. की रचना किसने की। और हर्षवर्धन के शासनकाल में भी वो भारत आए। उसने व अन्य चीनी यात्रियों ने भारत को उस समय यिंतु कह के, यिंतु ये याद रखिएगा क्योंकि यिंतु अक्सर पूछा भी जाता है कि किनके काल में यिंतु नाम रखा गया, किसने रखा, क्यों रखा गया, से संबोधित किया गया। अन्य चीनी विद्वान इत्सिंग, इनका भी नाम आप लोगों को बहुत बार सुनने को भी मिलेगा और फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव में भी आएगी। इत्सिंग भी भारत को आर्य देश कहा करते थे। भारत के अन्य नाम हिंद भी है, जो अभी भी बोली जाती है कि हिंद प्रदेश। भारत को मध्यकाल में एक अन्य नाम से भी पुकारा गया। यह हिंद नाम 13वीं से 14वीं सदी के विद्वान अमीर खुसरो द्वारा दिया गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य ये था और ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि अमीर खुसरो ने भारत को न केवल हिंद नाम से संबोधित किया, बल्कि उसने हिंद अर्थात भारत को पृथ्वी का स्वर्ग, मैं आपको बता दूं ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है और मैं सिर्फ ग्रेजुएशन में ही आए इस हिसाब से मैंने इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को नहीं बनाया, क्योंकि मैं ये जानती हूं कि ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे ही। अगर नहीं आते हैं तो आपके ये सवाल इंटरव्यूज में आएंगे कि पृथ्वी का स्वर्ग या फिर हिंद या फिर जम्मू द्वीप, ये सब नाम किस तरह और किन के द्वारा पाई गई या फिर मिली। तो ये सब चीजें आपको बहुत सारे एरियाज में सुनने को, बोलने को, जानने को मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान में स्वीकृत नाम। इंडिया या भारत को प्राचीन काल से ही हम अनेक नामों से जानते हैं, जिनमें से कुछ वर्णन उपयुक्त किए भी गए हैं स्लाइड में। इन सभी नामों में भी भारतीय संविधान द्वारा भारत के सिर्फ 2 नाम स्वीकार किए गए, जिसका जिक्र अभी इंडिया और भारत, जो मैंने हर स्लाइड में आपको बोला कि अब हमारे देश का नाम भारत है और हम बहुत प्राउड से इसे भारतवर्ष के नाम से उल्लेखित करते हैं। इंडिका का प्रयोग मेगास्थनीज ने भी किया। यह लंबे समय तक पाटलिपुत्र में भी आगे बढ़ा। साथ ही साथ उन्होंने बक्त्र, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि इनका नाम बक्ट्री, बैक्ट्रिया, गंधा, तक्षशिला, टेक्सला इलाकों से गुजरा। इनफैक्ट यहाँ हिंद यूनान या फिर हिंदवान, हिंदू जैसे शब्द प्रचलित भी किए गए। ग्रीक स्वतंत्र या फिर ये बोल सकते हैं कि इनके अनुरूप इंडस, इंडिया जैसे अनेक रूप ग्रहण किए गए। यह ईसा से 3 सदी और मोहम्मद से 10वीं सदी पहले इनकी बात की गई है। जहां तक जम्मू द्वीप की बात है, यह सबसे पुराना नाम है। आज के भारत या फिर आर्यवर्त, भारतवर्ष से भी बड़ा है, परंतु ये तमाम विवरण बहुत विस्तार से की गई है। इसका गहन शोध चल सके, इसका भी अध्ययन करना सुविधाजनक होगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे ऐसी आपको बातें निकल जाएंगी कि इसका नाम जामुन फल से संस्कृत में जम्मू से का किया गया। अनेक उल्लेखित जगह में केंद्रीय भूमि यानी भारत के अन्य किसी काल में जामुन के पेड़ को भी बहुलता दी गई थी, इसलिए भी उनको जम्मू द्वीप। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत मैंने आपको हर स्लाइड में कुछ ना कुछ बताने की प्रयास किया है कि नाम का कुछ ना कुछ एक दूसरे से लिंक था, जिसके वजह से इसका नाम जम्मू द्वीप, जम्मू, भारत, इंडिया, यिंतु, ये सारे नाम दिए गए। हालांकि मैं नेक्स्ट स्लाइड में और इस सारे बातों को और विस्तार से आप लोगों को बताऊंगी। हालांकि इतने में आप लोगों को ये समझ आ जाएगी कि भारतवर्ष का नामकरण बहुत सारी जगह में डिफरेंट रही, हर काल में, हर समय में परत बाय परत इसका नाम चेंज होते रहा। और साथ ही साथ इसका अभी भी नामकरण के इतिहास का शोध ग्रहण होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, और इनमें और सारी पहलुओं को ऐड करना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसे इतना ही विस्तार दे पा रही हूँ। होप सो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे और अच्छे से और विस्तार दे पाऊँ। धन्यवाद। जय गुरु।